बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई तारीख साज दिन। 2 दिनों में 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट यकीनन अदलिया मुल्क के लिए एक बहुत बड़े सुतून, एक बहुत बड़ा इदारा, स्टेबिलिटी के लिए, इंसाफ के लिए, अदल के निज़ाम के लिए, लेकिन देखा यही जा रहा है कि इस वक्त ये इदारा बड़ी मुश्किलात से दो चार है। जिस तरीके से आज हमने दूसरा इस्तीफा देखा, आज एक तरफ इस्तीफा कबूल होता हुआ नजर आया, हमने देखा कि नकवी साहब का इस्तीफा आज कबूल हुआ है, दूसरी तरफ एजाजुल हसन साहब ने इस्तीफा दे दिया है और काफी सारे से सवालात अब उठ रहे हैं। पहला सवाल यह उठ रहा है कि इन इस्तीफों पर वजह से इलेक्शन के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। दूसरा सवाल यह उठता है कि ये वो लोग बताए जा रहे हैं जो इस वक्त साइड लाइन किए जा रहे हैं, वो हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए। हम जानते हैं मज़ाहिर नकवी साहब ने भी लिख दिया था अपने वजाहती बयान में कि पहले शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई पाकिस्तान बार काउंसिल से, फिर मेरे ऊपर ये केस बनाया गया। अब एजाजुल हसन साहब पनामा बेंच का हिस्सा थे। मरियम औरंगजेब साहबा ने फौरन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये दाग धो नहीं सकते इस्तीफों से, इन इस्तीफों के जरिए अदलिया अपने गुनाहों को माफ नहीं करवा पाएगी। और उनका इशारा पनामा की तरफ था। पनामा वो केस जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके बेंच में एजाजुल हसन साहब थे। हमें याद रखना चाहिए अनवर ज़हीर जमाली साहब के बाद साकिब निसार हों, आसिफ सईद खोसा हों, गुलजार अहमद साहब हों, उमर अता बंदियाल साहब हों, जस्टिस एजाजुल हसन साहब तमाम तर इंपॉर्टेंट केसेस के बेंचेस में रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए क्या, एक आम आदमी ये सोचने पर मजबूर है इस वक्त कि 2 जजेस जा चुके हैं, पहले ही इतने लाखों केसेस अदलिया के अंदर पेंडिंग पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 50,000 के करीब केसेस पेंडिंग है। ऐसे में ये जो खला है, ये कितना वक्त लगेगा नए जजेस आने में, एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन सर पे खड़े हैं, यकीनन और बहुत बड़े इशूज हैं जो पैदा हो चुके हैं। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बहुत सारे सवाल हैं, जवाब हासिल करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील हैं, PTI की भी रहनुमा हैं अजहर सिद्दीक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त था। अजहर साहब, आप समझ रहे हैं कि ये वो जजेस हैं जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थे, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि एजाजुल हसन साहब की तो खतो खिताबत भी हुई थी काजी फैज ईसा साहब के साथ, उसमें काजी साहब ने उनको याद दिलाया था कि 6 घंटे काम करना है, 4.5 घंटे नहीं। मैं फोन कर रहा था, आप थे ही नहीं कमरे में उठाने के लिए, आप कैसे घर चले गए? तो यकीनन ये इशू पुराना है और इख्तलाफ अदलिया के अंदर जो है आज वाज़ेह हो गया कौम के सामने। होते थे और ये काम था चीफ जस्टिस का संभालना इन चीजों को। तो मैं कह सकता हूं कि चीफ जस्टिस साहब मौजूदा जो है इन मामलात को गहरी नजर से देख नहीं पाए। एक घर के बड़े का जो किरदार अदा करना चाहिए था वो कर नहीं पाए, ये इस बात का सबूत है। छोटे छोटे मामला ये होते रहते हैं, ये चलते रहते हैं और हर एक को पता है कि जजेस में तकसीम है, जजेस के ग्रुप जिस तरह से हम ख्याल बेंचेस का और फुल कोर्टों का पीछे एक पूरा बयानिया लेकर चलता रहा। और मैं क्रेडिट दूंगा चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को, वो बड़े आसान तरीके के साथ चीजों को समेट गए और उन्होंने हालात इस तरह नहीं जाने दिए जिस तरफ जाना चाहिए थे। बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कहते हैं आइन का जनाजा जरा धूम से निकले, कुछ लोगों का कहना है कि असूलों की जंग में बहुत कुछ खोना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि क्या इस मुल्क में अब आइन और कानून की बालादस्ती को मेरिट के नाम की कुछ चीजें रह जाएंगी। बहुत मायूसी है इस कॉन्टेक्स्ट में। अल्लाह ताला आसानी रखे, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा पाकिस्तानी अदलिया के साथ। और कुछ लोग तो समझते हैं कि इस मौके पे इस्तीफा देना चाहिए था, जस्टिस काजी फाइज साहब को इस्तीफा देना चाहिए था। तो ये लोगों का ओपिनियन है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये बातें अब सारी खुल के हो रही हैं और बहरहाल जिस हम तरह कह नकवी सकते साहब का हैं इस्तीफा मंजूर हुआ, उसी तरह एजाजुल कि हसन फतह साहब का भी होगी। इस्तीफा मंजूर हो जाएगा सिद्दीक साहब? देखिए जी, सदर पाकिस्तान के पास इस्तीफा है, सदर पाकिस्तान ने देखना है, लेकिन माजी का एक बेहतरीन मुस्तकबिल का एक इंटेलिजेंट जज जो है, जो चीफ जस्टिस बनना था, जिससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी इस मुल्क के लिए। लेकिन जिस तरह की सियासत यहाँ पर अब हो रही है हमारी अदालतों के दरमियान, यहाँ से लग अदालतों के अंदर जजेस के दरमियान, ये कोई अच्छे साइन नहीं है इससे। और याद अजहर साहब, इफ रखिएगा यू वुड अलाउ मी इस सर, सब में बहुत सारे लोग इसका एनालिसिस ऐसे भी कर रहे हैं कि 2 ही तरीके थे, 2 ही ऑप्शंस थे जस्टिस एजाजुल हसन साहब के पास। एक ये कि वो इदारे के अंदर रह के इदारे को बेहतर करने की कोशिश करते, और एक ये कि वो इदारे के बाहर जाके इदारे को बेहतर करने की कोशिश करते। उन्होंने बाहर जाने का फैसला किया, इसलिए शायद वजह इसकी ये है कि अंदर उनको अब उम्मीद नजर नहीं आ रही थी बेहतरी की। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है
आपने देखा नहीं कि जब बेंच बेंच बनाने का जो तरीकाकार था, उसमें उनके इख्तिलाफी नोट आते रहे। अभी भी आपने देखा, फिर जिस तरह जस्टिस सईद मुज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ जिस तरह की प्रोसीडिंग चल रही थी, उसका भी वे इख्तिलाफ रखते थे। लेकिन बहुत सी चीज़ें ये जो है ना निज़ाम दंगा हो गया है और अल्लाह करे कि अपना चीज़ें को बेहतरी की तरफ जाएँ, यकीनन लेकिन वो यकीनन चीज़ें सर। लेकिन अच्छी सर नहीं एक है। चीज मुझे बताइएगा आजर साहब, कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था, ज़ाब्ता अखलाक जो था इलेक्शन का, उसके तहत तो कोई भी अदलिया और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता। लेकिन हमने आज देखा कि जैसे ही इस्तीफा आता है, फौरन से उसके बाद मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो बहुत सारे इल्ज़ाम आयद करती हैं जजों के ऊपर कि अपने दाग नहीं धो पाओगे, गुनाह माफ़ नहीं होंगे। तो क्या ये अदलिया के ऊपर हमले के जुमरे में नहीं आएगा? कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं होगी अजहर सिद्दीक साहब? देखिए जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जो हालात चल रहे हैं ना, ये आपको याद होगा कि 5 जजेस के बारे में क्या-क्या इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और आज आपको याद आना चाहिए गॉड फादर और सिजिलियन माफिया के अलकाब भी याद आने चाहिए आपको। आज ये चीज़ साबित कर रही है कि हमारे मुल्क में माफिया का राज आ चुका है। हमारे मुल्क में गॉड फादर और सिजिलियन माफिया दूर-दूर तक फैल चुके हैं। इससे इस मुल्क की सालमियत को बहुत नुकसान है। यहाँ आगे चाहिए, को आगे बढ़ने वाला आदमी चाहिए। जहाँ इस वक़्त ज़रूरत है आई एम सॉरी, यहाँ इस वक़्त ज़रूरत है नवाबज़ादा नसरुल्लाह जैसे लोगों की, जतोई साहब जैसे लोगों की, कि जो बैठकर इन सारे मामलात को बेहतरीन अदराक से हैंडल कर सकते। शाह अहमद नूरानी साहब, मौलाना अब्दुस्तार नियाज़ी साहब, काज़ी हुसैन अहमद साहब और मुनव्वर हुसैन जैसे लोगों की, कि जो बैठकर इन चीज़ों को बड़े आसान तरीके से हैंडल कर सकते थे। राइट अजहर आप साहब, अगर देखें राइट अजहर साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं साथ साथ प्रोग्राम में यहाँ वेलकम करना चाहूँगा। महमूद मौलवी साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। लेकिन एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद महमूद मौलवी साहब मैं आपसे आपकी राय जानूंगा कि जो सूरत हाल इस वक्त अदलिया में पैदा हो गई है, क्या काजी फायज ईसा इस वक्त के मौजूदा ऑनरेबल चीफ जस्टिस अदलिया के वक़ार को और इन जजों के इल्ज़ामात को डिफेंड कर पाएंगे? ब्रेक के बाद पूछता हूं आपसे, हमारे साथ। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। महमूद मौलवी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आज तारीख साज दिन है। जो आज हमने दूसरा इस्तीफा दूसरे दिन में देखा सुप्रीम कोर्ट के जज का, बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि जो जजेस नून लीग के खिलाफ थे उनको निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि जो खला पैदा हो गई है दो जजेस के जाने से पहले इतने पेंडिंग केसेस हैं, ये खला कितने वक्त में पुर होगी। तीसरा सवाल यह है कि इन बड़ी खबरों से इलेक्शन पे क्या असरात मुरतब होंगे। अदलिया के अंदर अगर बहरान पैदा होगा तो उसका इंपैक्ट हम इलेक्शन पर भी देखेंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल केसेस अदलिया के अंदर हो रहे हैं। तो हुजूर आपकी नज़र में, क्योंकि चीफ जस्टिस भी बनना था जस्टिस एजाजुल एहसन ने 2024 अक्टूबर में, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही सोच लिया कि यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है। आप क्या समझते हैं सर, कितनी बड़ी खबर, इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, इसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट तो होगा बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि अदलिया जो फैसले हो रहे हैं और जिस किस्म से केसेस चल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, अदलिया जो है दो तरीके के हिस्सों में आ चुकी है। एक अदलिया वो उन लोगों के लिए है जो कि अशरफी हैं और ताकतवर और मैं कहूँगा साहिब हैसियत हैं। दूसरे आम आदमी। आप मुझे बताएं, आम आदमी को सालों तक इस वक्त 14,000 या पता नहीं कितने हजार केसेस सुप्रीम कोर्ट में सर जब पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का यह हाल है तो लोअर कोर्ट्स का हाल क्या होगा? लोअर कोर्ट्स का मैं आपको बताऊं, एक मेरे दोस्त है 17 साल से केस चल रहा है, सिविल केस नहीं है, क्रिमिनल केस 17 साल से चल रहा है। कई लोग उसमें से मर भी चुके हैं, ठीक है ना, चल रहा है और वो अभी तक हाई कोर्ट में भी नहीं गया है। 17 साल से सेशन कोर्ट में केस चल रहा है, मैं आपको बताऊं। तो आप क्या तवक्को करते हैं? देखें, जहां मुल्क में इंसाफ नहीं होगा और वहां आप एक्सपेक्ट करते हैं तरक्की, नामुमकिन है। देखें ना, इंसाफ होना चाहिए। जजेस को ये होना चाहिए कि जी वो इंसाफ
फराहम करे, ना कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को जजेस को खुद सपोर्ट इंसाफ करे। नहीं मिल रहा सर, वो किसी को क्या इंसाफ फराहम करेंगे? आज तो सवाल पाकिस्तान का यही है ना सर। देखिए, अगर जजेस को खुद को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो मेरे ख्याल से सारे जजेस, ठीक है ना, तो फिर मैं आपको क्या कहूँगा, फिर ये मुल्क को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे चलेंगे? अगर जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम आदमी इसको क्या मिलेगा? तो ये मुल्क को हम कैसे चलाएंगे? और सर एक अजीब सी बात थी कि ज़ाब्ता इखलाक था कि इलेक्शन कमीशन का कि अदलिया और फौज के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। हमने देखा जैसे ही आज इस्तीफे की खबर आई, मरियम औरंगजेब साहिबा आ जाती हैं और वो बड़ा इल्जाम आयद करती हैं कि ये जजेस अपने दाग धो नहीं पाएंगे, गुनाह माफ नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है? कोई एक्शन होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, या फिर नून के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना? नहीं, देखिए, एक्शन होना चाहिए, चाहे नून हो चाहे कोई भी पार्टी हो। उसकी वजह ये, चाहे कोई इंडिविजुअल हो। देखिए, यही तो बदकिस्मती है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। देखिए, एक्शन नहीं हो रहे। जब 9 मई वालों का एक्शन आज तक नहीं हुआ, ठीक है ना, हम कहते हैं कि जी हमला हो गया, फौजी असासों पे भी हुआ सर, आज तक क्या हुआ? सिर्फ गरीब लोग और वर्कर्स आज तक अंदर हैं, लीडर्स तो सारे जमानत पे हैं। सर इमरान खान तो अंदर है ना, करते? मौलवी साहब, इमरान खान तो अंदर है ना। आज तो उनके वो साइफर केस भी 14 दिसंबर की स्टेज पर आ गया, पुराने लेवल पे आ गया वो। अब 4 केसेस में गिरफ्तार हैं वो। देखिए, मैं बताऊं ना, वो तो है, मगर मैं आपको बताऊं ना, आप मुझे बताएं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पिछले 76 सालों से बिल्कुल, देखिए यही चल रहा है। अब तो और बदतर हो गया। मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले जजेस के भी कॉन्टेक्ट होते थे। जजेस वर नॉट अलाउड टू इवन अटेंड पार्टीज। उनको अखबार पढ़ना भी मना था। आप पूछ लें, मैं तो इतना कानूनदान सर नहीं हूं। महमूद मौलवी साहब, वो अंग्रेज जजों को गर्मी लगती थी तो वो लोग जाते थे छुट्टियों पर। आज हमारे मुल्क में 22 लाख केसेस पेंडिंग हैं, फिर भी हमारे लोकल पाकिस्तानी जज भी छुट्टियों पर जाते हैं अंग्रेजों की तरह। खैर, आई कम बैक टू यू महमूद मौलवी साहब। अजहर सिद्दीक साहब, आज एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई कि जजेस को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। अच्छा, वो जो है ना, इंसाफ जो है ना, आपको पता है, इंसाफ का मुतलाशी है इस वक्त। इंसाफ नहीं, और इंसाफ का मुतलाशी है। ये आप तहरीक इंसाफ के लिए कह रहे हैं या पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं? देखे ना, मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ ना। आप अंदाजा लगाएं, जो सच्ची बातें हैं ना, कि ये जस्टिस काजी फैसल साहब के दौर में ये हुआ, ये तकलीफ दे बात है। जो चीफ जस्टिस होता है ना, वो घर के एक बड़े की तरह पे होता है, जिसका काम इन सारी चीजों को सामने रख के करना। और हमें नजर आ रहा है, आपकी नजर में उनके पास ऑप्शंस क्या है? आप काजी साहब के पास ऑप्शंस क्या है बजर साहब? काजी साहब के पास क्या ऑप्शन है? वो भाई सीधी सी बात है यानी वो अब यानी कई दफा ऐसा होता है ना कि जब आदमी डिक्टेटर बन जाए तो फिर डिक्टेटर की तो वैल्यू ज्यादा होती है ना जी। याद रखिएगा ना, डिक्टेटर तो फिर जो कहता है कि मैंने करना है उसी तरह लेकर चलना है। और फिर जब आपकी नजर में काजी फायज ईसा अदलिया के डिक्टेटर हैं? नहीं, अब जो जनरल बात को एक मैं जनरल बात बताता हूँ। एक अपना चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आता है, साथ आपको पता है कोर कमांडर भी साथ होते हैं। जब कोर कमांडर सारे साथ हो तो बात और होती है, अगर कुछ कोर कमांडर साथ ना हो तो मसाइल बनते हैं ना। तो फिर हम इस तरह के इस्तीफे वहां भी देखा करते हैं ना, कई चीजों में। आप याद रखिएगा ना, मैं इन चीजों की तरफ नहीं आना चाहता। मैं आपके सामने जो बात रखता हूँ, इस मुल्क के बड़े मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। और जिस तरह ये चीजें अब चल रही है ना, ये बता रही हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है। मुल्क की तबाही जो है, पहले 17 महीनों में पीडीएम ने की, उसके बाद निगरान सेटअप जो सारा आया गया, उसने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया। अब जो रही सही कसर किसी एक जगह उम्मीद थी, यानी सियासतदानों ने तो सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि सियासतदानों का ये काम था, जो कुछ भी किया गया। और फिर उसके बाद एक रह गई थी कि जुडिशरी से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। लेकिन जुडिशरी भी हमने खुद देखा है कि पिछले 17-18 माह से अगर आप देखें जो कुछ हुआ है, आप सब लोगों के सामने है कि जिस तरह ये मुल्क चल रहा था, जिस तरह से हालात और वाकयात चल रहे थे, वो बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। और सिर्फ एक जुडिशरी से उम्मीद थी कि ये शायद अपना बेहतरी की किरण ले आए, लेकिन अब वो भी शायद उम्मीदें तोड़ गई। यानी जस्टिस जाजुल हसन एक हीरा थे इस जुडिशरी के अंदर। वैसे तो जस्टिस सैयद मुज़ार अली नकवी साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये निज़ाम सारा देख लिया ना कि जब
तय कर बैठे कि हमने इसको अपनी मर्जी से लेकर चलना है, फिर किसी की अच्छाई या बुराई का सवाल नहीं देखा जाता, फिर उस सिस्टम को कहीं अपने मुताबिक लेकर चलते। अब सवाल तो ये है, यहाँ कहीं मैं कहीं जो यहाँ अजहर साहब कहीं मैं ऐसा कोई तो नहीं कि अच्छी काजी फाइज ईसा साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो उन्होंने आकर कुर्सी पर बैठकर बोला कि दूसरों के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा मेरे साथ हुआ था? उन्हें देखे, मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता। अगर आप वहां तक जाना चाहते हैं तो जस्टिस काजी फाजिल साहब, उनकी मिसेज आज तक मनी ट्रेल नहीं दे पाए, और मैं बड़ी वजाहत के साथ ये बार बार बात मैं करता रहा हूँ। मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को रिकंसिलिएट, मैं तो आपको पता है मिसाक पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 5 जून से ये मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की तरह जोड़िए। इस मुल्क को जोड़ना जरूरी है। इस मुल्क को ऐसी जगह पर मत लेकर जाएं कि ये जोड़ना मुश्किल हो जाए, और ये वहां जा रहा है। और ये सारे कसूरवार, ये सबसे ज्यादा कसूरवार ये 14-15 यानी इस्तेकाम पाकिस्तान भी अगर बनी है, क्या इस्तेकाम अभी तक किया उन्होंने, बता दें। वो तो वो ये बता पहला दें। साल है ना उनका सर, पहला साल है, अभी तो देखें, वो उनको जो भी टाइम है, लगेगा, लेकिन वो इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को जोड़ने की बात करते हैं। ये भी डर गए कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे ओ भाई क्या कॉर्नर पे लगाना है यार, इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। कोई गलतियां, कोताहियां, कोई कमियां होती रहती हैं, वो जोड़ते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं, गले लगाते हैं, चलें, और चीजों को आगे लेकर चलते ब्रेक के हैं। बाद मैं पीटीआई पे सवाल पूछूंगा अजहर साहब, ब्रेक के बाद मैं आपसे पीटीआई पे सवाल पूछूंगा, बल्ले पे भी सवाल पूछूंगा, लेकिन इस सेगमेंट में मैं यकीनन अदलिया पे बात करना चाह रहा था। एक ब्रेक ले लेते हैं ख्वातीन और हज़रात, उसके बाद गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमें इस वक्त महमूद मौलवी साहब और अजहर सिद्दीक साहब के अलावा सरदार दोस्त मोहम्मद खुसा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच सरदार साहब, आज बड़ा तारीख साज दिन है। आज के दिन के बाद मुझे लग ये रहा है सरदार साहब कि सियासी जमातों को अपने मंशूर में शायद ये डालना पड़ेगा, क्योंकि अदलिया का निज़ाम तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये वो दरख्त है जिसको नीचे से दीमक ने खाना शुरू किया और आज ऊपर तक खा लिया है। 2 दिन में 2 जजेस के इस्तीफों के बाद अब वाज़े तौर पे लग रहा है एक आम पाकिस्तानी को कि सियासी जमातों को अपने मंशूर के अंदर ये पॉइंट डालना पड़ेगा कि अदलिया के निज़ाम को दुरुस्त करेंगे, निज़ाम अदल इंसाफ को बर वक्त करेंगे, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड तो टाइम पे मिल जाए तो अच्छा है, 30 सालों में मिलेगा तो फिर 2-4 जनरेशन तो सफ़र करेंगी। आपकी नज़र में सर आज के दिन से क्या साबित हो रहा है और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है सर इस खबर का? आज के दिन की बात तो नहीं है जी, ये तो हम अरसा दराज से देख रहे हैं जिस तरह से सर 2 विकेटें 2 दिनों में पहले नहीं गिरी हैं। हाँ नहीं, लेकिन इससे बड़ी बड़ी मिसालें आपको माजी में नजर आएंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बड़े अरसा दराज से मकसद एक टेंटेड तरीक़ेकार से जिस तरह से सारे मामला चल रहे हैं वो सारी दुनिया देखती आ रही है, खाली पाकिस्तान नहीं सारी दुनिया देखती आ रही है। और जब इवैल्यूएशन होती है इंटरनेशनल सतह के ऊपर अदलिया और इंसाफ के हवाले से, तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के आखिरी मुल्कों की लिस्ट में जो है वो दिखाई देता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस। एंड जो घुटन का एक माहौल बना हुआ है पिछले 1.5-2 सालों से, 3 सालों से, मेरे ख्याल में ये तो उसमें इजाफा ही हो रहा है, उससे कोई बेहतरी नहीं हो रही। और अनस्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, पहले पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, सोशल अनस्टेबिलिटी, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आईनी अनस्टेबिलिटी भी आ गई है, जुडिशल इंस्टेबिलिटी भी जुडिशियल आ गई है। अनस्टेबिलिटी भी आ गई है। यस, जुडिशल इंस्टेबिलिटी भी आ गई है। तो इससे आपको भले फ़र्क पड़े, मुझे भले फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आम पाकिस्तानी को ज़रूर इससे इनसिक्योरिटीज़ उसकी बढ़ी हैं, हमारी भी बढ़ी हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी की भी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो बढ़ी हैं। ये इस सतह के ऊपर अगर इस तरह के मामलात होंगे तो फिर आप जो मुख्तलिफ टेयर्स हैं ऑफ जुडिशरी, उससे आप कौन सी अच्छाई की तवक्को रख सकते हैं। और इसका कसूर सिर्फ जुडिशरी पे नहीं है, उन तमाम मुक़्तदर क़ुव्वतों के ऊपर है जिनकी वजह से, जिनकी कार्रवाइयों की और जिनके पसे पर्दा मामलात की वजह से ये हालात आपके हमारे सामने आ रहे हैं। सरदार साहब इस आज के इस खबर से ये भी वाज़ेह हो गया कि ये जिस मुख्तदर हल्कों का आपने भी जिक्र किया, ताकतवर हल्कों का आपने भी जिक्र किया, कि ये ताकतवर हल्के जजेस का आर्म ट्विस्ट करके प्रेशर डाल के अपने मनपसंद फैसले करवाते आए हैं और करवा रहे हैं। आप अग्री करेंगे सर? किसी हद तक ज़रूर करूँगा जी। ये बातें आपको मुझे सोचने पे मजबूर करती हैं। मैं तो आप ही के एक साबिक़ा प्रोग्राम में ये बात कही थी कि आज से 5-5.5 साल पहले, 6 साल पहले, जब मियां नवाज शरीफ साहब के और उनके इर्द गिर्द के लोगों के खिलाफ मुहिम जोई हो रही थी और मकसूद चपड़ासी और पता नहीं कौन सा पापड़ वाला और ये और वो जो उनके खिलाफ पेश हो रहे थे और निकल रहे थे, और जो उनके खिलाफ केसेस बन रहे थे, या वो गलत था या जिस तरह से उनको अब मिली है,
जिस जिस तरह से जिस जिस अंदाज में उनको रिलीफ मिली है, या फिर ये गलत है? ये तो बात की बात है ना जी। सबसे पहले तो यानी 8 साल कमोबेश आपके मुल्क को और आपके मुल्क की आवाम को ये बताया गया कि ये लोग जो हैं ये चोर हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को खा लिया, और उनको चोर साबित किया गया। आज आप देखते हैं वही अदलिया जिन्होंने उनको उस वक्त कन्विक्ट किया था, जिन्होंने उस वक्त उनको नाअहल किया था, उन्हीं अदलिया ने वो तमाम अपने फैसले जो हैं वो वापस ली थी। जिन एलिगेशंस में वो कन्विक्ट भी हुए, जिन एलिगेशंस में वो गिरफ्तार भी हुए, वो भी उनके फैमिली मेंबर्स भी, और जिनमें वो नाअहल भी हुए, उन्हीं इदारों ने जाके अदालतों में पेश होकर और कहा कि नहीं जी हम तो इस मामले को परसू ही नहीं करना चाहते, हमारे पास तो कोई एविडेंसेस ही नहीं है। तो क्या आप इससे क्या मकसद लेंगे? हर चीज़ आपके सामने है, दुनिया देख रही है। आज जदीद दौर है। आप किसी को एक लम्हे के लिए तो पागल बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए उसको आप ना उसकी आंखें धुंधला सकते हैं, ना उसको पागल बना सकते हैं। यकीनन यकीनन सर। महमूद मौलवी साहब, मीडिया के लिए कहा जाता है जमहूरियत का सुतून, अदलिया के लिए भी, जुडिशरी के लिए भी कहा जाता है जमहूरियत का सुतून। तो ये दो सुतूनों का हाल के तो मैं देखकर ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जमहूरियत का हाल क्या होगा। क्या जमहूरियत के ठेकेदारों को, हमारे सियासतदानों को, इक़्तिदार में आने वालों को ये एहसास नहीं होता कि उनकी जिम्मेदारी है इस निज़ाम को सही करना? सर, आप इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है, मगर बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा बहुत कम लोग हैं उसमें जिसमें उनका इंटरेस्ट अवाम में है। ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो अपने आप में है। देखिए, यही तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। आज हमारा मुल्क इतने पीछे जो रह गया, उसकी वजह क्या है? देखिए, जो ज्यादातर सियासतदान जो आते हैं वो अपने मफाद के लिए आते हैं, और बिल्कुल मेरे भाई ने सही कहा कि देखिए, चीजों को आज हम कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी को इतना बुरा भला कहती है, फिर अब मफादात का मामला जब आ जाता है तो वो गले मिलके वो कहते हैं कि जी ये तो बिल्कुल हमारे भाई हैं। देखिए ना, आप कौन सी पार्टी, आप मुझे देखे ना, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के लिए क्या कहती थी, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के लिए क्या कहती थी। 17 माह साथ बैठ के हुकूमत किया। जैसे हुकूमत से गए फिर एक दूसरे को, मुस्लिम लीग पीएमएलएन पाकिस्तान मुस्लिम लीग एमक्यूएम के लिए क्या कहती थी। आप मुझे बताएं वो एमक्यूएम के लिए कौन से लफ्ज इस्तेमाल, और एमक्यूएम के वसीम अख्तर साहब पीएमएलएन के लिए कौन लफ्ज इस्तेमाल करते थे। आज वो जो है सीट एडजस्टमेंट हो गया, वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल खुशाइन बात है, हमको तो हम एक दूसरे के साथ। सर, पहले तो आप भी इमरान खान को दुआएं देते थे ना सर, अब हालात बदल गए हैं। देखिए, हालात बदल गए ना, अगर मैं बता दूं कुछ चीजों के ऊपर तो अग्री करना, एक दफा आदमी गलती करता है ना, अगर रोज रोज गलती करे तो उसको आप क्या कहेंगे। तो ये चीजें जब तक चेंज नहीं होंगी तो ये ठीक कैसे होंगे? देखिए ना, इस मुल्क में मैं फिर आपको बता दूं, कोई रेवोल्यूशन आए या कोई डिक्टेटर आए या कोई और आए, जब तक 500,000 आदमी को, ठीक है ना, हर शोबे से आप सफाया नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे जाता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि हम पूरा का पूरा निजाम बिगड़ गया है। वी हैव टू टेक, किसी ना किसी को एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। आप मुझे बताएं ना, अदलिया का ये हाल है, पॉलिटिशियंस का ये हाल है, ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है, ठीक है ना, बिजनेसमैन का क्या हाल है। तो अगर इन सबको ऐसे ही चलना है तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हम तो खाई की तरफ जा रहे हैं। खोसा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, अगर अलाउ करें मौलवी साहब, तो मैं खोसा साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं आपकी बात में। जी सरदार साहब। मौलवी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। जब वो बहुत से इंस्टीट्यूशंस का नाम ले रहे थे तो मैं क्या एक इंस्टीट्यूशन का नाम लेना वो भूल गए। मैं बोल ही रहा था, मैं बोल रहा था बिल्कुल। क्या बोल रहे थे? हर जगह मैं फौज की बात कर रहा था, हर जगह पे बुरे लोग हैं। ये मैं नहीं कहूंगा मुझे कोई चीज, देखिए अच्छे लोग और बुरे लोग हर इंस्टीट्यूशन में है। ये नहीं जो आप अगर सुनना चाह रहे थे, मैं बिल्कुल, देखिए हर इदारे में 100% अच्छे नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मगर अगर बुरे लोगों को आप जो है क्लियर नहीं करेंगे तो ये मुल्क आगे कैसे जाएगा? आप क्या समझते हैं हम सिर्फ फौज में हैं? क्या नेवी में नहीं है? क्या एयरफोर्स में नहीं है? क्या पुलिस में नहीं है? क्या डॉक्टर्स में नहीं है? क्या इंजीनियर्स में नहीं है? क्या बिजनेसमैन नहीं है?
यकीनन सर, मैं एग्री करता हूं आपसे महमूद मौलवी साहब। अजहर साहब, क्या उलमाओं में नहीं है? बिल्कुल आप मुझे ठीक कह रहे बताएं ना, हैं, बिल्कुल उलमाओं ठीक में कह नहीं रहे है? हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैं तो मौलवी बड़ी साहब। कड़वी बात कर रहा हूँ। कोई बचा ही नहीं है, कोई बचा ही नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर जो है ना करप्शन हमारी नसों के अंदर रस बस गई है। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी नजर में ये जो 2 जजों ने इस्तीफे दिए, इन्होंने ये इस्तीफे अपने आप को बचाने के लिए सेल्फिश होके अपने मफादात की खातिर दिए, या निजाम की खातिर ये इस्तीफे दिए कि हम निजाम को बचाएंगे? असूली तौर पर ये निजाम की खातिर दिए हैं। मुझे ये इतना सिर्फ बता दें आप कि नवाज शरीफ के खिलाफ यानी इनरिफ्यूटेबल एविडेंस थी ये सारी। आज भी मनी ट्रेल नहीं है, ना एवनफील्ड का, ना अल अजीजिया का। ये तो हकीकत की बात है। लेकिन इस निजाम ने क्या किया? इस निजाम ने प्लेट में रख के उस आदमी को बरी कर दिया यार। तो इस निजाम में क्या पड़ा है? यानी आप झूठे इल्जामत लगा ले तो सही मिसाल ये कि झूठे इल्जामत है और हर एक को पता किसने लगाए हैं। मकसद क्या था? मकसद चाहते थे वो इस्तीफा दे दिया, ये ले लो भी, कर लो, क्या करना है, क्या बनेगा। और इसी तरह के झूठे बयान कल पता लगेगा जादू सिर के केस लगा रहे हैं। इस मुल्क में कोई है? इस मुल्क में है कोई बचाने वाले ऐसे लोगों को, शरीफ लोगों को? यानी गुंडा और मवाली जो है यहाँ बैठकर सियासतदान बन जाता है। मैं सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत है यहाँ पर ब्यूरोक्रेट छाया पड़ा है। यहाँ आपके यहाँ पुलिस बदमाश बनी बैठी है। जरा सोचो तो सही, ये पाकिस्तान है? कभी मैं रह गया 9 महीने मुल्क के बाहर। यानी आप अंदाजा लगाएं, इतना सुकून और लाइफ में इतना कुछ ये पाकिस्तान के अंदर हालात देखे यहाँ बैठकर, ये कोई जगह रहेगी रहने के लिए? फिर आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? मेरी एक बात सुनिएगा, क्या करूं मैं भाई? मैं सच बता दूं आपको, पाकिस्तान नहीं आ सकता था मैं। नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए इसलिए कि ये वजह बन जाए पाकिस्तान आने के लिए। ये जवाब देना होगा इन पीडीएम की जमातों को, जिन्होंने इस मुल्क की ये तबाही के जिम्मेदार हैं। ये लोग आज मुल्क जहां पर लेकर आए हैं, कल इनसे सवाल पूछा जाएगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम बेहतर हो जाए, लेकिन क्या, ये तो आज सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये सारे लूट मार के जो लोग, ज्यादातर लोग हैं, मैं महमूद अली साहब को अच्छी तरह जानता हूं, बाकी को छोड़ के ये सारे क्या कर रहे हैं? ये जोंकों की तरह इस निजाम को खाने के लिए बैठे हैं। इन्हें पाकिस्तान से क्या कंसर्न, इन्हें अवाम से क्या कंसर्न? अवाम से कंसर्न होता तो ये जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, जो कुछ अवाम के साथ हुआ, जो कुछ सियासतदान को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये होने देते? इमरान रियाज का क्या कसूर था? अरशद शरीफ का क्या कसूर था? या बाकी साहबियों का क्या कसूर था कि जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है आज उठाकर ले जाए, जिसको दिल चाहे उठाकर ले जाए? क्या ये पाकिस्तान है? यकीनन बहुत अफसोस की बात है। ऐसे मुल्क में कोई भी नहीं रहना चाहता, लेकिन हमें इस निजाम को बदलना होगा। ये गर्मा गर्म गुफ्तगू प्रोग्राम में जारी रहेगी, आपके में जाएगा। हम यहाँ ले रहे हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। खोसा साहब, अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इलेक्शन में अब महीने से कम वक्त बचा है, आपकी नज़र में अब वोटर को क्या सोचना चाहिए? वोटर तो सर एक आम पाकिस्तानी यही सोच रहा होगा कि यार किसी ऐसी जमात को वोट दूं, किसी ऐसे शख्स को वोट दूं जो इस निज़ाम में अदल को तो बेहतर करे, जो ऐसे जजेस तो रखे जो आपस में लड़ते ना हो और इंसाफ फराम करना उनकी अव्वलीन तरजीह हो। तो किसको वोट देगा वो? कोई जमात ऐसी है? आप वोटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो वोट लेने वालों की भी मत मारी गई है। और अक्रॉस द बोर्ड मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी या किसी 2 पार्टीज या 3 पार्टीज के बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ पे तो वोट मांगने वालों की भी मत मारी गई है, तो वोटर्स की तो उससे भी ज्यादा मत मारी गई है कि वो क्या करें। इतनी कंफ्यूजन और इतना अभाम क्रिएट कर दिया आपके माहौल के अंदर। और इस अभाम में इलेक्शन क्या कर लेगा सर? अगर इलेक्शन हो भी गए और कोई पीडीएम जैसा गुलदस्ता बन भी गया तो स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी सर। अगर इलेक्शंस हुए, आज तक भी एक आम पाकिस्तानी के जहन में ये है कि इलेक्शंस नहीं होंगे। हम लोग फील्ड में हैं, हम लोग जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब भी आई एम श्योर उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किए हैं, तो वो भी ज़रूर अपनी कैंपेन कर रहे होंगे। आज तक जो पहला सवाल हमसे वोटर पूछता है वो ये है कि जी क्या इलेक्शंस होंगे? तो वोटर की मत मारी गई है या नहीं मारी गई? आप क्या वोटर के बारे में बात करेंगे? आप क्या निज़ाम के बारे में बात करेंगे? और इसका कसूर आप जिसके जिम्मे डालें, जिसके जिम्मे डालें। यानी महमूद मौलवी साहब, अगर वोटर का हाल ये है, और मैं एग्री करता हूं खोसा साहब से, बिल्कुल यही सवाल हर कोई पूछता है, तो फिर यानी 8 फरवरी 2024 को उठ के सुबह हम एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि इलेक्शन आज है, आज वोट डालना है, नहीं डालना है। इतनी अनसर्टिनिटी में सर, इतने अबहाम की सूरत हाल में इलेक्शन क्या फायदा देंगे महमूद मौलवी साहब? देखिए, मैं आपको कहूंगा, आप जो अगर मुझसे जो है क्लियर कट जवाब चाहते हैं तो मैं कहूंगा
कि इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। मैं तो कहूँगा फिर देखें ना, हालांकि मैं खुद इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी में भी हूँ, बट मेरा कहना यह है कि जो है डेमोक्रेसी जो है ना, एट द मोमेंट वी डू नॉट डिजर्व डेमोक्रेसी। वी हैव टू क्लियर दिस मेस फर्स्ट। पहले हमें ये मेस क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, अगर ये ऐसे ही चलेगा तो फिर तो जो है मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ये गरीब लोगों का क्या होगा? आप मुझे बताएं, अवाम का क्या होगा? हम महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? चीजों को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप मुझे ये बताएं ना, एक गिलास बोतल लेके, हम चीजों को कंट्रोल कैसे करेंगे? आपने कहा वी डोंट डिजर्व डेमोक्रेसी, हम जमहूरियत के लायक नहीं, फिर हम किस चीज के लायक हैं? देखिए, वी हैव टू हैव अ वेरी गुड डिक्टेटर एंड टू क्लीन अप द होल सिस्टम। और कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक ही रास्ता, वाहिद रास्ता, एक वाहिद रास्ता है, एक अच्छा डिक्टेटर आवे, चाहे अक्रॉस द तो सर मौजूदा हालात तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ऐसे हैं कि अब आ जाना चाहिए डिक्टेटर को, नहीं? आई वुड से 100% आई एग्री, एक डिक्टेटर आना चाहिए जो कि चीजों को बिल्कुल क्लियर कर दे। तो सर आपको तो अपने मंशूर में डालना चाहिए कि हम डिक्टेटर को लेकर आएंगे। देखिए, प्रॉब्लम ये ना कि मेरे मंशूर में हम कैसे कोई भी पार्टी नहीं डाल सकती ना। कोई भी देखिए, पार्टी नहीं आप डाल देखें जो छोटे छोटे, अब हम इस्लाम की अगर बात करें, सारे इस्लामिक ममालिक में डेमोक्रेसी कौन से इस्लामिक ममालिक में है? मेजॉरिटी क्या है? मोनार्की, बादशाहत, बादशाह, डिक्टेटरशिप, एक ही चीज का नाम है ना। अजहर साहब फिर हमें डिक्टेटरशिप की तैयारी करनी चाहिए सर? मेरी एक बात सुनिएगा, इस मुल्क में 70 सालों में कितने साल डिक्टेटरशिप रही है? 35-40 क्या सर। जनरल जावला का दौर भूल गए हम? क्या बाकी डिक्टेटर का दौर भूल गए हम? मुल्क टूटा सर। इस मुल्क में अभी डिक्टेटरशिप तो थी। मुझे बताएं ना कि 17 महीनों में मार्शल की जगह पार्शल था यहाँ पर। और क्या चाहते हैं आप? यानी इस मुल्क में जो है ना, और जहां तक बात मोनार्की की बात है, पाकिस्तान में जमहूरियत कभी रही है? या तो डिक्टेटरशिप रही है या पीछे कोई ना कोई बैठा रहा है, जो सच बात है। यानी आज बैठ के, यानी आप अंदाजा लगाए ना, फिर तहरीके इस्तेकाम पार्टी तो नजर आ गई ना कि किन की पार्टी है। उन्होंने आपका एजेंडा दे दिया, आपको डिक्टेटरशिप का एजेंडा दे दिया कि इस मुल्क को डिक्टेटरशिप भी बचा सकती है। ओ भाई, इतने साल जनरल जियाउल नहीं बचा सका। जनरल अपना अयूब के दौर में ठीक है, बड़ी तरक्की हुई, मुशर्रफ में बड़ी तरक्की हुई, लेकिन क्या अल्टीमेटली क्या नतीजा निकला? सवाल तो ये है कि नतीजा क्या निकला इस मुल्क का? इस मुल्क में अब जगह डिक्टेटर के दौर में सख्त कड़ा एहतसाब हुआ। नवाज शरीफ का हुदैबिया का केस था, लेकिन जैसे डिक्टेटरशिप गई उसके बाद क्या हुआ? प्लेट में रख के सामने ले आए आप। जनरल बाजवा साहब नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा करते थे, और एक वक्त में वो कहते हैं कि हमारे सर्वाइवर वो हैं, हमें बचाया उन्होंने है। आप अंदाजा लगाए ना। या तो ऐसा हो ना कि एक डिक्टेटर ऐसा या क्रॉस बोर्ड आया हो, उसने आके कल जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी क्या किया था, एनओर दे दिया था। आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी ये जो आप बात है ना, ये कुलिया शायद फिट ना हो सके पाकिस्तान पे ये जो ये मामला है ना, पाकिस्तान में हाँ एक निजाम है कि आपको मुनारकी जरा एक तरफ छोड़े, आपको अब सदारती निजाम की तरफ जाना है। जो सदारती निजाम ले आएंगे तो शायद अच्छी उम्मीद की जा सकती है कि ये मुल्क बेहतरी की तरफ चला जाए। लेकिन ये याद रख लीजिएगा बात कि इस मुल्क में डिक्टेटर भी नहीं कुछ कर सकता। अब आपका निजाम जहां तक जंग आलूद हो चुका है, जहां तक हर कोई करप्ट हो चुका है, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहाँ चली गई है, कोई आप अंदाजा तो लगा लेना। यानी आपने इस जमहूरी दौर में ये 17 महीने में 18 महीने में क्या कुछ नहीं देख लिया। हम सब लोगों के गुनाहगार, कभी दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि ये जो कुछ होता रहा हम सपोर्ट करेंगे इस चीज को, कि जो कुछ होता रहा था वो सच मत बुलाएं आप। मैं बस मुझे अब इजाजत दे दीजिएगा, अगले सेगमेंट में शायद मैं आपके साथ ना हूं। अजहर साहब आप ना होंगे तो फिर मजा नहीं आएगा सर। आप जान है हमारे शो की। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि 10 मिनट और मुझे बस दे दीजिए, शो अपने आखिरी हिस्से में। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, आपकी नजर में जमहूरियत, बादशाहत, सदारती निजाम या डिक्टेटरशिप, क्या मेरे लिए बेहतर है? इसमें कोई दो राय नहीं है। जमहूरियत जमहूरियत में तो हमारा ये हाल हो गया, आप कह रहे हैं कोई दो राय नहीं है सर। डिक्टेटरशिप में कौन से हमारे सर पे कुछ सुरखाब के पार आ गए थे? जैसे कुछ नया करते हैं ना। जमहूरियत और डिक्टेटरशिप तो फेल हो गई सर, बाकी ऑप्शन बचे हैं मुनारकी का और सदारती निजाम।
नए कर करके तो यहाँ पे पहुंच गए जहाँ पे हम पहुंच गए हैं। ये जो तजर्बा 3.5 साल का था 2018 के बाद, और उसके बाद का जो एक तजर्बा था 1.5 साल का, इसने कौन से हमारे सर पे जो है वो सुरखाब के पर लगा सर वो दिए। लेबोरेटरी में कुछ इन्हीं जानवर पे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ तजुर्बे ही किए जाते हैं, क्या हम भी उनमें से ही हैं? लैब रैट्स तो नहीं बनना चाहिए ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जमहूरियत हो, और इन द ट्रू सेंस जमहूरियत हो। लेट द पीपल डिसाइड, लेट द पीपल डिसाइड हु इज राइट फॉर देम एंड हु इज गुड फॉर देम। सर नहीं साबित होगा सारे और सियासतदान कहते हैं 76 सालों में होगा। पीपल ने कभी डिसाइड नहीं किया, हमेशा जो है कंट्रोल्ड इलेक्शन हुए हैं, तो अब कैसे पीपल डिसाइड कर लेंगे सर? ये तो अब लोगों ने सोचना है ना जी। देखिए इसका हमने जब तरीका तक एक ही है, मैं आपको बताऊं गुजारिश ये, कि जब तक हम अपनी नेशनल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझेंगे, हर पाकिस्तानी, यहाँ पे तो सिग्नल तोड़ना जो है हमारे लिए फखर की बात होती जी है। हाँ, जी हाँ। चैलेंजिंग कचरा फेंकना सड़क पे, थूक फेंकना, पान की पीक मारना, किसी को गाली देना। इसी मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना हम अपने लिए फखर की बात समझते हैं कि हमने लॉ को चैलेंज किया है। जब इतनी छोटी सी बात पे भी हमें अपनी सोशल और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाजा नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं जो आप कर रहे हैं। महमूद मौलवी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मौलवी साहब, ओवर टू यू। देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर बिल्कुल ये मैं इनसे एग्री करता हूं कि भाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, बट फिर ये निज़ाम होना चाहिए कि हम जो है डेमोक्रेसी में मिनिमम इलेक्शन में 80 to 85% वोट कास्ट होने चाहिए। ये 20% और 15% वोट कास्ट करके डेमोक्रेसी का यही हाल हुआ है। 85% मैंडेटरी होनी चाहिए, जिस हल्के में 80 से 85 नहीं हो उन्होंने कहा जी उसको हटाएं, दोबारा इलेक्शन कराएं, फिर जाके एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है। आप 25% के ऊपर जीतने वाला 6% के ऊपर जीत जाता है। आप मुझे बताएं ना, 5 से 6%, अगर आप उसकी वर्किंग निकालेंगे वो 5% के ऊपर एमएनए बन जाता है। जो बहुत उधर अच्छी के बात। 5.5 लाख का अगर वोटर्स हैं, आप मुझे बताएं ना वो कितने के ऊपर बन रहा है। मैं खुद जो है, मैं आपको बताऊं, मैं बाई इलेक्शन में 5.5 लाख के उसमें था, मैं 22,000 के ऊपर एमएनए बना हूं। 5.5 लाख का 22%, 22,000 क्या होता है? कुछ नहीं। 4.5%। अगर 4.5 और 5% पे एक आदमी एमएनए बनता है, तो उसके पास जो है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसके पास मैंडेट है अवाम का? बहुत अच्छी बात कही आपने महमूद मौलवी साहब। मेरे नज़र में आज के इस पूरे प्रोग्राम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात महमूद मौलवी साहब आपने अभी कही है। अजहर सिद्दीक साहब, सेनेट में जो अरकान बैठे हैं वो करारदाद पेश कर सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं कि 85% वोटर टर्नआउट होगा तो ही उस इलेक्शन को माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। और जो शख्स वोट नहीं देगा उसके लिए ये जुर्माना होगा, ये सजा होगी। तो फिर हर शख्स निकलेगा, वोट देगा। ये तो बड़ी अच्छी तजवीज दी है महमूद मौलवी साहब ने। अजहर साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं, आप क्या आप कोई हमको की जन्नत में रहते हैं? हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी को तो राइट दे नहीं सके। मुझे सिर्फ इतना बताएं, ये कोई मुश्किल राइट था? वो इस डर और खौफ से नहीं दे सके कि वो सारा वोट इमरान खान का है। अगर आज उसको दे देते तो आप जो तादाद चाहते थे वो हो जा रहे हैं। यानी हम ये थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा अब तो नहीं हो सकता। हम कहते तो हैं कि मुल्क में जमहूरियत चाहिए, लेकिन पीछे हमारे खींचने वाले कोई और है और बातें कुछ और लेकर चलते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये देखने के लिए अच्छा है, अब गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है या ख्वाब अच्छा है, जो भी आप कहना चाहें इस बात को, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सेनेट भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वजह यह है कि सेनेट कानून साजी अकेली नहीं कर सकती है। तो नेशनल असेंबली पूरी होगी, फिर सेनेट आएगी। यहाँ ऑर्डिनेंस बन सकेगा, एक ऑर्डिनेंस सदर को इख्तियार है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस का क्या, आपकी निगरान हुकूमतें तो आई हैं, वो तो खुद मुंह से कहते हैं कि हम 90 दिन के लिए आए नहीं। वो मोहसिन नकवी साहब ख्वाब देखी बैठे हैं कि जनाब, बल्कि वो प्लानिंग पूरी कर बैठे हैं कि जनाब मैं जो है निगरान वजीर आला पंजाब से निगरान वजीर आजम पाकिस्तान बनूं, और उसके लिए लॉबिंग भी पूरी उन्होंने कर ली हुई है। और अभी जो अब ये सारा कुछ हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? ये इलेक्शन को इल्तवा करने के लिए हो रहा है ना जी, कि इलेक्शन ना हो। और जैसे दोस्त मोहम्मद खोज साहब ने कहा, वो बात बड़ी जेन्युइन कही है, लेट द पीपल डिसाइडेड, कि वो लोग जो वोट डाले, जो बैलेट बॉक्स में डले वही निकले। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ क्या है, नादरा कौन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ इलेक्शन कमीशन कौन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ ब्यूरोक्रेसी कौन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ जो अदालतों के मसाइल है, कौन कर रहा है? ये तो कोई डाउट नहीं। आपके सामने खोसा साहब ने भी बता दिया, और इसको किसी जगह सेकंड कर दिया हमारे महमूद मौलवी साहब ने भी ना। तो मुझे कहने की क्या जरूरत है, बात सिर्फ इतनी है। और आखिर में सर, वो बल्ले के मुस्तकबिल के ऊपर भी कुछ कह दीजिए सर, कल केस है बड़ा। बात याद रखिएगा, बल्ला हमारा है। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, और मैंने आपको कहा था 15 जनवरी से पहले बल्ला हमारे पास होगा, और फिर इंशाल्लाह इमरान खान भी
जेलों से बाहर होंगे। इमरान खान आप 9 मई में जो जिस वाकई में बड़ा शोर डाला हुआ था हमने, अब वो तो क्या हुआ? साइफर सिर्फ भी 2 दिन 14 का दिसंबर पे रिमांड चला मिला। गया सर, कैसे बाहर होंगे सर? नहीं, ना, सिर्फ 2 दिन का रिमांड मिला 9 मई में, सिर्फ 2 दिन का, जो और उसके बाद जुडिशियल कर दी है। अब जमानत हो जाएगी। 190 मिलियन पाउंड का या अल कादर का या तोशा खाना, वो केस ही कोई नहीं है, सब फ्रॉड फ्रेब, वो धोखाधड़ी है। और वो भी पता है आपको चेयरमैन नैब कौन है इस वक्त, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब कौन है। अब ये निजाम इतना बादशाह नंगा हो चुका है बुरी तरह से, अब लोग नहीं यकीन करते इन चीजों को। और याद अब खौफ डर किस बात का है कि इमरान खान अब बाहर आ गया तो इलेक्शन हो जाएंगे, अगर इलेक्शन हो गए तो इनके हाथ से सारा कुछ निकल जाएगा। तकाजा इन हालात के बावजूद भी है, इलेक्शन कराएं, वक्त पे कराएं, जिसका वोट पड़े उसको आने दे, एक दफा आने दे, तो मुल्क के मुकद्दर तभी होंगे अगर आप अपने तरीके से चीजों को चलाएंगे, बैरूनी एजेंडा चलेगा, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। ठीक। इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए खुदारा हाथ जोड़ के गुजारिश है, अवाम जो चाहती है वो करे। आखिरी मिनट है सर मेरे प्रोग्राम का। सरदार साहब, आपकी नजर में मुल्क का मुस्तकबिल इस वक्त कैसा नजर आ रहा है आपको? अल्लाह ताला खैर करे। तला खान, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अजहर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जमातों के अंदर चाहे क़यादत हो चाहे फॉलोअर्स हों, उनमें अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, इनमें जमातों का कसूर नहीं होता। किसी भी जमात को इलेक्शन से बाहर रखने की जो कोशिश है, मैं उसको बड़ी उसकी मजम्मत करता हूँ। नहीं होना चाहिए इस तरह। मैं तो फिर कह रहा हूँ, आप लोगों में भेजें। अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं वो उसका नतीजा उठाएंगे, उन्होंने बुरे काम किए वो नतीजा उठाएंगे। ये जो अमल कर रहे हैं ये एक शफाफियत पे जो है एक आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जब आप इस तरह के मामलात में इंडल्ज करते हैं तो आप शफाफियत पे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेट दोज पीपल कम। मैं तो हैरान होता हूँ उन लोगों पे जो बगले बजाते हैं कि जी पीटीआई जो है वो मैदान से निकल जाएगी। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी हो बुरी हो, मकबूल हो या गैर मकबूल हो, उसको पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश की जाए। महमूद मौलवी साहब, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस साल के इख्तिताम तक क्या देख रहे हैं? डिक्टेटरशिप? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ ना, मुझे जो है इलेक्शंस होने के बाद भी, अगर इलेक्शंस होने के बाद ये मुल्क सही नहीं हुआ तो और जो होना चाहिए, तो आप मुझे बताएं ऐसे इलेक्शन का फायदा ही क्या? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, अजहर सिद्दीक साहब। मैं आखिर में अपने व्यूअर्स को यही बताऊंगा कि निगरान हुकूमत के आज के जो बयान हैं, अगर उसी पर नजर डाली जाए तो वजीर आजम काकर साहब कहते हैं कि ये 10 हमले करेंगे, हम 1000 बार जवाब देंगे, दहशत गर्दों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और ये भी कह दिया कि दहशत गर्दों का कोई खौफ नहीं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे वफाकी वजीर निगरान वफाकी वजीर इत्तलात हैं, वो कहते हैं सिक्योरिटी मसाइल का इतराक है। सवाबी के अंदर पीटीआई रहनुमा शाह खालिद नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बन के जाँ बहक हो गए। ऐसे हालात में फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत मुश्किल है। विदाउट अ डाउट अल्लाह ताला हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करे और फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए। मुझे जवाब दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।